हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी बसंत के नए पाठ को शुरू कर। पाठ 2, बचपन। ये कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने अपने बारे में इस पाठ के माध्यम से लिखा है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी हो सकती हूँ और तुम्हारी बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी। हमारे परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा लग करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी कलर की और दूसरा ग्रे रंग का, उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश भी चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते थे, उसके साथ ही छाले का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई रखते। जूता लगा तो मोजे में अंदर रख दी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, हमें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, बस शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला काम नहीं था, सेहत ठीक रहती। ये है हमारी कृष्णा सोपती जी, जो अपने बारे में बता रही हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी।
सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरे। कशमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब भी थी, वह आज भी नजर आती है। पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछा लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे के वो आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़े की सवारी की शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती हुई दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश में पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे बहुत कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहता है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी में को छोड़कर रात की टेबल लैंप के सामने काम करोगी, तो इसके अलावा क्या होगा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसा लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा
ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाने पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली है। हाँ, दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहर सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ये हैं हमारी कृष्णा सोबती, जो अपने बचपन के बारे में इस पाठ के माध्यम से बता रही हैं। अब हम इनके इस पाठ के अभ्यासकार को करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर है, लेखिका अपने समय में से आज के समय में दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पहला है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फ़ी थी, आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पेटीज में बदल गया है। फल से खसखस के शरबत के स्थान पर कोक पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड मिंटो हो मिलती थी। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते थे और कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर है, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती और फिर बिस्तर में लेटकर मज़े मज़े से खाती। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल, चेस्टनट था। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर है, आज के आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति आज हम आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, जो छात्र को स्वयं करना है, बचपन की किसी मनमोहक घटना के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर है, लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधल में गहराते पहाड़, रिज पर पड़ती रौनक, मॉल की दुकानें की चमक, स्कैंडल पॉइंट से सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर है, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर नाम का लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं किया है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही होंगी। अगला प्रश्न है,
क्रियाओं को से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मरना से मार, कटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं। तुम संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और भाववाचक संज्ञा में बदलो। जैसे गूंजना से गूंज, उभार से उभरना, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, चाल से चलन, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। अगला प्रश्न है 4 दिन। कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि 4 कुछ एक लीटर शब्द में संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन की निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो अनाज निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण हैं। तुम्हारा नाम सुंदर है, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। और तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषक है, और सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। तो देखा हमने इसको। अगला प्रश्न है कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। उत्तर है इस वाक्य प्रश्न है पूरा। इस वाक्य में रेखांकित दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम में कभी कभी विशेषण का काम करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। जैसे हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता। अगला प्रश्न है अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो पोशाक बनाओगे। पोशाक बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। उत्तर है स्वयं करने का, लेकिन संकेत दे देते हैं इसमें आपको कि आप कैसे कर सकते हो इस काम को। छात्र अपनी कल्पना से डिजाइन बनाए। लड़के कोट पैंट कुर्ता पजामे डिजाइन बना सकती हैं। लड़कियां फ्रॉक सलवार कमीज की डिजाइन बना सकती हैं। यह लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस बात का ध्यान रख रहे हैं? पहनने की सुविधा, आराम या आधुनिकता और कारीगरी का। अगला प्रश्न है ये भी स्वयं छात्रों को करना है। 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो, अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीके के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। उत्तर है हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मिल में मशीन के द्वारा। छात्र किसी कारखाने का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास करें कि कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है। अगला प्रश्न है हमारे देश में तरह तरह के भोजन पोशाकें, ये सब आपके स्वयं करने के हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है बचपन पाठ किसकी कहानी है? बताइए किसकी है? पाठ को पढ़ चुके हम। उत्तर है कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? बताइए आप क्या काम करती थी लेखिका सुबह बचपन के समय में? उत्तर है मोजे व जूते पॉलिश करती थी। अगला प्रश्न है लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? बताइए आप लोग पाठ पढ़ चुके हैं कि किस सदी में लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है पहले गीत संगीत सुनने के लिए क्या साधन थे? बताइए, पूरे पाठ में पढ़ा है ये हमने। बताइए क्या होते थे? उत्तर है ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है
हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? बताइए क्या पीना पड़ता था लेखिका को? पाठ में पढ़ चुके हैं हम इसको, आपको पता ही होगा। उत्तर है ऑलिव ऑयल। तो मज़ा आया कहानी को पढ़कर सुनकर। अगला प्रश्न है, इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? उत्तर है इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही है। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ? तो लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ है, ये आपको पता। अगला प्रश्न है, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? उत्तर, लेखिका को सप्ताह में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अगला प्रश्न है, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। अगला प्रश्न है, बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उत्तर है लेखिका बचपन में कुल्फ़ी, शहतूत, फल से का शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े से लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहनना करती थी? वर्णन कीजिए। उत्तर है, बचपन में लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमशः अनेक प्रकार के पहनावे बदले। लेखिका पहले फ्रॉक, उसके बाद निक्करवॉकर, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका 3 तरह की फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। एक नीली पीली धारी वाली फ्रॉक जिसका कॉलर गोल होता, दूसरा हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नट वाली घेरदार फ्रॉक जिसमें गुलाबी फ्रिल लगी रह होती थी, और लेमन कलर की बड़े प्लेटों वाली गर्म फ्रॉक जिसका जिक्र करती जिसके नीचे फर टकी होती थी। अगला प्रश्न है, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया था? उत्तर है, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती है। दिन की रोशनी में ना काम कर, रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण उनका चश्मा कभी नहीं उतरा। अगला प्रश्न है, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती है? उत्तर है, लेखिका बचपन के दिनों में टोपी लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंग की टोपियां थी। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन था। अगला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए? पाठ से मालूम करके लिखिए। उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनी थी, जैसे फ्रॉक, उसके बाद निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान समय के परिवेश में वे चूड़ीदार पजामी और ऊपर घेरदार कुर्ता पहनती थी। तो देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से कृष्णा सोबती जी के बचपन के बारे में। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे, आगे की कहानियों को, कविताओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।